इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जीन पूल क्या होता है? तो जीन पूल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं बेटे कि नंबर ऑफ जीन present in a population, number of genes present in a population at a time. क्यों यहाँ पर हमने ये शब्द लिखा एट अ टाइम? बिकॉज अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जीन पूल के नंबर क्या होते हैं बेटा? चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे दैट इज द हार्डी वीनबर्ग लॉ या हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। हार्डी वीनबर्ग लॉ, ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वीनबर्ग लॉ, ये आपके एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे हार्डी और डब्ल्यू वीनबर्ग, जो थे वो जर्मन क्या थे? जर्मन फिजिशियन थे। इन्होंने अलग अलग टाइम पर 1908 में, ठीक है, दो अलग अलग टाइम थे, हार्डी अलग थे, वीनबर्ग अलग थे। इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1908 इंडिपेंडेंटली ये काम किया था इस पॉपुलेशन वाली बात पर। यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होता है, ये लॉ कहता क्या है, पहले आप ये देखिएगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स और एलील, द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स और एलील, जीन्स की फ्रीक्वेंसी या एलील की फ्रीक्वेंसी in a population remain constant. In a population remains constant. कैसा रहता है बेटा? ये कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन, if all the factors are constant through generation after generation, if all the factors are constant, फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो सारे फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, म्यूटेशन हो गया, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, ये सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक्स है या कि जो जीन है वो किस स्टेज पर है? हमारा इक्विलिब्रियम की स्टेज पर। और ऐसा हो पाना संभव नहीं, ऐसा हो पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे जीन की फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ सकते हैं ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स। और फैक्टर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हमने कहा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहा इसको हमने? इसको हमने कहा दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। गुड, इसी को हमने क्या कहा बेटा? इसी को हमने कहा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम, इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन तभी होता है जब इस इक्विलिब्रियम में आते हैं चेंजेस। एक पॉपुलेशन को इन्होंने क्या कहा? कांस्टेंट कहा। पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन के अंदर नई स्पीशीज का ओरिजिन होना,
नई स्पीशीज का बनना, ये तभी संभव हो पाएगा जब जेनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, डेविएशन होगा, इसके अंदर चेंजेस आएंगे। और चेंजेस तभी संभव है जब इसके ऊपर काम करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर बदलाव हो। बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम छोटे थे, जब हमें ABCD पढ़ना भी नहीं आता था, तब हम कहाँ पर गए, तो स्कूल में गए, वहां पर हम लोग खेलते ज्यादा थे, पढ़ते कम। फिर धीरे धीरे खेल खेल में चीजें हमें सिखाई गई, फिर हमने वर्ड को समझना सीखा, देखना सीखा कि भाई ये ए है कि बी है कि सी है। आपको याद होगा बचपन में हम लोग सी को ऐसे ना बना करके हम लोग सी को ऐसे बनाते थे। आपको याद होगा जब हमने ई बनाने के लिए कहा हम ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे कर देते। ये सारी चीजें हमें याद है, क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज सीख रहे होते उस वक्त एरर आना कंपलसरी है, आप संभावित है कि वहां पर एरर आएगा ही आएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम की स्टेज पर नहीं रहती। हालांकि हालांकि नेचर अपने आप को इक्विलिब्रियम की स्टेज पर रखना चाहती है, हम आप अपने आप को होम्योस्टैसिस की कंडीशन पर रखना चाहते हैं। बट बदलाव कब आता है, जब फैक्टर्स इस इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। अब जैसे आप देखिए, यहाँ पर आज पंखे चल रहे हैं, AC चल रहा है, क्यों क्यों चल रहा है? क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर क्या हो गया है, नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा एलिवेट कर गया है। तो उस एलिवेटेड टेम्परेचर को हमने क्या करनी चाहिए, कांस्टेंट करनी चाहिए, हमने क्या किया, AC चला। बट यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन आपकी जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है। तो इन्हीं जेनेटिक इक्विलिब्रियम में जब डेविएशन होगा फैक्टर्स की वजह से, तो क्या होगा बेटा, इवोल्यूशन होगा, नई स्पीशीज यहाँ पर बन करके आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन अकर्स व्हेन दिस इक्विलिब्रियम इज डेविएटेड। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन अकर्स when this equilibrium deviated, जब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, डेविएट करता है, तभी यहाँ पर इवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये हार्डी-विनबर्ग लॉ आपका जो है, ध्यान से समझना बेटे, आपका हार्डी-विनबर्ग लॉ कब एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल व्हेन, जब एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन की साइज है वो पॉपुलेशन साइज लार्ज होगी। जब पॉपुलेशन साइज कैसी होगी बेटा, लार्ज होगी। पॉपुलेशन साइज कैसी होगी, लार्ज होगी। और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर रैंडम मेटिंग, स्पेसिफिक मेटिंग नहीं बल्कि कैसी होगी, रैंडम मेटिंग होगी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म शो रैंडम मेटिंग। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल इससे बनते हैं। रैंडम मेटिंग यहाँ पर पॉपुलेशन शो करेगा और देयर विल बी नो म्यूटेशन, there will be no mutation, there will be no mutation, there will be no mutation। तीसरी बात होगी, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पॉपुलेशन में सरवाइव करेंगे, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, अपना अपना क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, बात कैसे समझ सकते हैं, ये चारों पॉइंट भी दिए थे। इसका जो अगला पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड हैव यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल
क्या मैंने कहा कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे बेटा, सर्वाइव करेंगे, और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना अपना एक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है स्टेराइल होगा, नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म फर्टाइल हैं। तो ये जो आपका हार्डी विनबर्ग लॉ है या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ये इन्हीं कंडीशन पर एप्लीकेबल होगा, लार्ज पॉपुलेशन पर। इसी के अंदर आपका आता है कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस लॉ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस लॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लॉ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है आपको मैं बताता हुआ चलूं, आप समझ पाएंगे। कैपिटल ए क्या है, एक डोमिनेंट एलील है, ये डोमिनेंट है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल पी। कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल पी, ये क्या है, डोमिनेंसी को क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है। तो इसको आप इसलिए कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल पी, ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन, ये गैमेटिक कंडीशन, ये गैमेट को दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इसको पेयर के फॉर्म में देखेंगे जो कि कैरेक्टर को शो करेगा, तो हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल पी स्क्वायर, ठीक है, लिख लीजिएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल पी स्क्वायर, ठीक है। अब स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये भी हेमोजाइगस है, रिसेसिव, ठीक है। ये क्या, स्मॉल ए क्या है, रिसेसिव है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और होमोजाइगस रिसेसिव की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल क्यू स्क्वायर, स्मॉल क्यू स्क्वायर, स्मॉल क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। When we talk about the heterozygous condition, तो heterozygous condition में क्या होगा कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये क्या होगा आपका हेटेरोजाइगस की कंडीशन होगी। और इसको हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए कैपिटल ए स्मॉल इज इक्वल टू P इंटू क्यू, दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम की स्टेज वाले जितने भी हमने इक्वेशन बनाए हैं, उस इक्वेशन में आपको पता होता है कि जैसे हमने अपने क्लास 9th और 8th क्लास में पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, उस होल स्क्वायर में क्या पढ़ा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, 0 नहीं, यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या होता है 1। आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल पी स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से एक नहीं, दो नहीं, कई सारे सवाल बनते हैं और डेफिनेटली इस साल भी सवाल आएगा। अगर लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो इस साल आएगा, और आया भी होगा तब भी आएगा इस साल। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो अब हम आपसे बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। 10 मिनट में देखता हूँ, एक मिनट बेटा मैं आता हूँ।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेइनबर्ग लॉ या हार्डी-वेइनबर्ग। आप बता सकते हैं, थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पर। पहली चीज तो ये है कि अगर म्यूटेशन होगा तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर नहीं रहेगी। हम जानते हैं म्यूटेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। डेविएशन दूसरी चीज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में आप जानते हैं जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है पेरेंटल वैल्यूज के अंदर। तीसरी चीज जीन का माइग्रेशन। जीन का माइग्रेशन कैसे? अगर कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर एरिया ए से पर्टिकुलर एरिया बी को जाता है तो ये क्या होता है? एमिग्रेशन होता है। आप जा रहे हो, यहाँ पर एलिस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, एलिस का मूवमेंट हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बाहर की तरफ हो रहा है। जीन के माइग्रेशन में लोगों का वापस पर्टिकुलर एरिया से किसी दूसरे एरिया के अंदर एंटर करना, ये भी आपका क्या है? जीन का माइग्रेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। आप लोग हवाई जहाज का सफर अगर किए होंगे तो आपको पता होगा कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो वो इमिग्रेशन कहलाता है। दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में कोई आता है तो उसका इमिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए इमिग्रेशन हुआ और आपके लिए क्या हुआ? इमिग्रेशन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली बात ऐसे चीजें बाहर जा रही हैं तो इमिग्रेशन, चीजें अंदर आ रही हैं तो इमिग्रेशन। तो और उसके बाद होता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बड़ा कमाल की चीज है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अचानक से, अक्सर बाई चांस, रैंडम कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, वॉल्केनो इरेक्शन हो गया, तो पर्टिकुलर वहां पर स्पीशीज जितनी है, जो पॉपुलेशन है, वो सबकी सब खत्म हो जाती है। और वहां पर बाई चांस अगर हो रहा है तो कोई चॉइस करने का जो है हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि भाई हमें अच्छे को चॉइस करना है और बुरे को चॉइस करना है, अच्छे वाले को छोड़ देना, बुरे वाले को मार देना है, ऐसा नहीं है। अभी भूकंप आएगा तो वहां पर कौन मरेगा कौन जिएगा ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वहां पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये एलीट क्लास का बंदा है, ठीक है, मुंबई में भूकंप आएगा तो ये भूकंप ये नहीं कहेगा ये एंटेरिया है, ये मुकेश अंबानी का घर है, तो इसको छोड़ करके आसपास के जितने एरियाज हैं उन सारी बिल्डिंग को क्या कर देंगे? हम जमीन में जो दफन कर देंगे, लेकिन एंटेरिया को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। भूकंप अगर बड़े पैमाने पर आया है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जमीन फटेगी, सब अंदर चली जाएगी, सब गिर जाएगा। वहां पर चॉइस करने का टाइम नहीं रहता है। अब उसमें जो बचेगा जरूरी नहीं है वो एलीट क्लास का जीन हो या एलीट क्लास का एलील हो, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका जेनेटिक डिफेक्ट हम सिविल राइट इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? सिविल राइट इफेक्ट कहते हैं। तो इस सिविल राइट इफेक्ट के अंदर ही हम पढ़ेंगे बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ेंगे, और जो बॉटल नेक इफेक्ट होता है वो आपका फाउंडर इफेक्ट के फिनोमिना पर काम करता है, ठीक है, इसके ऊपर काम करेगा, फाउंडर इफेक्ट के टाइप पे काम करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-वेइनबर्ग लॉ में हमने आपको पहला बताया कि यहाँ पर बेटा म्यूटेशन होता है और इस म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर चेंजेस आते हैं, नया स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द म्यूटेशन। और दूसरा जो आपका फैक्टर है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन। इस रिकॉम्बिनेशन हमको मत बता रहे, समझ में नहीं आता चेहरे से। हाँ, हमारा ड्राइवर ढेर सारा खाना खाया है, ठीक है, खाना खाने के बाद गाड़ी चला रहा है तो झपकी मारा ऐसे करता है, हमके तो पूरा खानदान मेरा बैठा है। अब ये ट्रेन थोड़ी है कि तुम झपकी मारोगे तब ट्रेन अपनी पटरी पर चलती रहेगी। एक बार तुम ऐसे झपकी मारे, गाड़ी ऐसे स्टेरिंग ऐसी हुई, जाके तुम डिवाइडर से भी टकरा गए तो गाड़ी तो पलट गई क्योंकि गाड़ी तुम्हारी 80-90 में है। हाँ, उसको सबसे अच्छे हिलाए हम तो गिर गई जब गुस्सा खा गया जो खाता है।
भाई ये देखो, ये मुझे मुझे चोट लगी यहाँ पे, ये देखो ना, ये चोट लगी नहीं, तो मैं सो गया था भाई यहाँ पे, मैं बाइक पे सो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। बाइक हाईवे पे थी, नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे, ठीक है, पीछे भतीजी बैठी थी, मैं जा रहा हूँ, अचानक एक तो 2 दिन लेगा भाई, बहन को रील लेकर के यार, हल्का सा रील लगा, छुट्टी आई, गाड़ी नीचे, बगल में था टीचर, उसी में फिसल गई, लगाओ था, यहाँ कट गया, यहाँ नींद बर्बाद हो गई। बेटा जो सोया वो खोया, सोना नहीं, बहुत टेंशन हो जाती है हमको, क्लास में कोई होता है, रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद मैंने बताया आपको जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन में जो जीन है उसका एमिग्रेशन भी हो सकता है, और जो आपका जीन है उसका इमिग्रेशन भी होगा। यहाँ पर जीन का जो इमिग्रेशन है इसको हम कह सकते हैं मूविंग आउट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मूविंग इन, मूविंग इन, ठीक है। इसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, वो है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बेटा, इट अकर्स बाय चांस, अकर बाय चांस, इट अकर्स बाय चांस होता है ये, ठीक है। एंड दिस वर्क्स ऑन फाउंडर इफेक्ट फिनोमेना, फाउंडर इफेक्ट। आप समझ सकते हैं फाउंडर इफेक्ट फिनोमेना क्या होता है। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, कोई पॉपुलेशन रह रही है, मैं यहाँ पर अलग अलग तरह से बना रहा हूँ, ये पॉपुलेशन है आप, या फिर पॉपुलेशन, ठीक है। अब कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, नेचुरल कैलेमिटी आई, नेचुरल कैलेमिटी के बाद कुछ इंडिविजुअल ये वाले बच्चे और कुछ इंडिविजुअल आपके ये वाले बच्चे, ठीक है, अब तो मरे नहीं, ये सब खत्म हो गए कुछ बच्चे, तो ये माइग्रेट करके जब किसी नई जगह पर जा करके अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएंगे, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएंगे। जैसे आगरा की आबादी है, मान लीजिए 35 लाख की आबादी है, आगरा में भूकंप आ गया और यहाँ पर 35 लाख में से सारी आबादी क्या हो गई, खत्म हो गई, बची आबादी कितनी, 10,000। ऐसा ईश्वर न करे कभी हो। आबादी कितनी बची बेटा, 10,000 की आबादी। अभी जो 10,000 की आबादी यहाँ पर भी कोई आबादी न रही हो और वहां पर जाकर के फिर से नया अपना एसोसिएशन करेंगे, अपनी नई आबादी बढ़ाएंगे, तब ये क्या कहलाएंगे, उस एरिया के लिए पर्टिकुलर फाउंडर। जैसे फाउंडर मेंबर्स होते हैं, इस कोचिंग के फाउंडर मेंबर हैं, आपके घर के फाउंडर मेंबर हैं, आपकी फैक्ट्री के फाउंडर मेंबर्स होंगे, है ना। तो वो जो इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपका आता है नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की बात हमने आपको काफी बताई, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की बात आपको हमने काफी बताई। अब यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा कि
mn system of blood group, क्वेश्चन लिखेंगे mn system of blood group, mn system of blood group, सवाल है mn system of blood group, the frequency of n m is 0.7, m क्या है 0.7 and n is 0.3, m क्या बोला 0.3, then frequency of heterozygous individual will be frequency of heterozygous individual will be what? यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसका सॉल्यूशन आप देखिए, सॉल्यूशन कैपिटल एम डिनोट कर रहा है कैपिटल ये टी को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है टी को दिखा रहा है, कैपिटल ए किसको दिखा रहा है बेटा टी दिखा रहा है, और कैपिटल एम दिखा रहा है किसको टी को दिखा रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 0.7 का होल स्क्वायर, और क्यू दिखाएंगे तो क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते हैं। बट सर क्लियर नहीं दिख यहाँ रहा पर है। हमें जाने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क खराब हो रहा है हमारी तरफ से, बेटा आप क्या कर रहे हैं। बोलो भाई, तो क्या कहा हमने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है हेटेरोजाइगस कंडीशन कैलकुलेट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है हमें पी इंटू क्यू, कैलकुलेट करना है क्या हमें पी इंटू क्यू, और इक्विलिब्रियम में पी इंटू क्यू कैसे दिखाया गया है 2pq के फॉर्म में दिखाया गया है, मतलब यहाँ पर लिखा गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2pq की निकालनी है, तो आप कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 कितना हो गया 7 में 80 दूनी 42 0.42 0.4, क्या आ गई बेटा वैल्यू आ गई। mn ब्लड ग्रुप सिस्टम में m क्या डिनोट कर रहा है, जो भी होमोजाइगस वो है आपका डोमिनेंट में n क्या है ये, तो ये इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाता है। हो गया, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या है आपका जेनेटिक बेस, इसी को हम बोलते हैं सीवेल राइट, क्या कहते हैं सीवेल राइट रिसर्च, क्या हमने कहा इट इज द क्या है यह है आपका इट इज द चेंज इन नंबर एंड फ्रीक्वेंसी
इट इज द change in number and frequency. Change in number and frequency of genes or alleles of genes or alleles by chance. बाई चांस, ये सारा काम कैसे होता है बेटा? बाई चांस ये काम होता है, ठीक है, एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब पहली चीज यहाँ पर देखिए, ये जो सिविल राइट्स इफेक्ट आपका है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, इट ऑलवेज ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। कब ऑपरेट होता है? ऑपरेटिंग स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, इसका एक कैरेक्टर है, ऑलवेज ऑपरेट इन स्मॉल isolated population, small isolated population by persistent inbreeding, इनके अंदर persistent inbreeding होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ जीन क्या होते हैं कि परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं और कुछ जीन क्या हो जाते हैं बेटा, वो चेंज हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो जीन फिक्स हो जाते हैं, कुछ जीन परमानेंटली क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, कुछ जीन क्या हो जाते हैं, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है यहाँ पे, ये कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर, इस पॉपुलेशन के अंदर ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत ढेर सारे, ठीक है, बिना माइग्रेशन के, बिना मिक्सिंग के, विदाउट माइग्रेशन, विदाउट मिक्सिंग, अगर इनका जो जेनेटिक डिटर्मिनेशन है या जेनेटिक कंपोजिशन है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि ये चांस बाय चांस हो रहा है, और जब ये ऑपरेट होता है स्मॉल पॉपुलेशन में, तो उसके अंदर हमने बताया आपको कि किस जीन जो होते हैं वो परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं और कुछ जीन क्या हो जाते हैं बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और जो परमानेंटली फिक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर विदाउट मिक्सिंग एंड विदाउट क्या माइग्रेशन, इनके अंदर क्या होता है, जो इनका डिटर्मिनेशन करेंगे, जो डिटरमाइन करेंगे बाय द जेनेटिक ड्रिफ्ट हम करते हैं, ठीक है, उनको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू करते हैं। इसके बाद जैसे समझिए आपने एक नेचुरल सिलेक्शन देखा, वेस्टर्न वेटिलेरिया का सिलेक्शन आपने देखा। वेस्टर्न वेटिलेरिया में आप देखिए कि वो जो इंडिविजुअल्स थे, क्या उनका माइग्रेशन हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि आपने देखा था ब्लैक मॉथ थी और कौन सी थी, ग्रे मॉथ थी, दोनों थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ग्रे मॉथ या व्हाइट मॉथ थी, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी पर्टिकुलर एरिया में, उनका कहीं माइग्रेशन नहीं हुआ। लेकिन ब्लैक वैली की पॉपुलेशन आपकी कम थी। लेकिन जैसे ही आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने बात देखी, उनमें आपने देखा कि ग्रे वैली की पॉपुलेशन कम हो गई और ब्लैक वैली की पॉपुलेशन बढ़ गई। क्योंकि यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई थी कि यहाँ पर आपका प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप वाली जो बात थी वो एप्लीकेबल थी। कैसे? जब ग्रे माउथ, जब आपका बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात थी, उस पर जो पेड़ों का जो ट्रंक था वो कैसा था? व्हाइट था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइटिंग। इसलिए जो व्हाइट मॉथ या ग्रे मॉथ थी उसके अंदर अपने आप को छिपा लेती थी और ब्लैक वाले अपीयर होते थे, तो प्रेडेटर क्या करता था? ब्लैक वाले को खा जाता था, तो उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ
तो आपने देखा उसमें पॉल्यूशन बहुत बढ़ा। जब पॉल्यूशन बढ़ा तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। लाइकेन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो पेड़ों का जो ट्रंक था वो पूरी तरीके से विजिबल हो गया। इसकी वजह से आपके ब्लैक मॉस जो थे वो उसके अंदर डिसअपियर हो गए, अपने आप को छिपा लिया उसने कलरेशन की वजह से। और जो व्हाइट वाले मॉस थे या ग्रे वाले जो डिस्टेंस मेटेलेरिया था, ठीक है, वो अपीयर हो गया, तो प्रेडेटर उसको खाने लगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि स्पीसीज क्या थी, पॉपुलेशन में जो अलग अलग स्पीसीज थी, है ना, आपका डिस्टेंस वेटुलेरिया था और डिस्टेंस कार्निवोरा था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि एक की चीज कम हो रही, दूसरे की बढ़ रही। एक बार क्या देखा आपने, दूसरे की कम हो रही है, पहले की बढ़ रही है। इस तरीके से ये आपने चेंजेस देखे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बॉटल इफेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे, देखिए इस चीज को समझिए बेटा, ये कोई बॉटल है, मतलब कोई इन्वायरमेंट है, इसके अंदर एलील्स ऑफ वन जीन इन ओरिजिनल पॉपुलेशन, एक जीन के एलील जो है, इसके अंदर क्या है बेटा, एलील्स ऑफ वन जीन, इसके अंदर एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में अंदर मौजूद। बट हुआ क्या कि इन्वायरमेंटल कैलेमिटीज आई। ठीक है, क्या है बेटा, इन्वायरमेंटल कैलेमिटीज आई, फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटल इफेक्ट यहाँ पर हुआ, दैट इज द चांस इवेंट। सारी पॉपुलेशन क्या होगी, खत्म हो गई, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स क्या हुए, बच्चे, तो कटोरे के अंदर यहाँ पर दे दिया है, सर्वाइवर इंडिविजुअल्स विद चेंज एलील फ्रीक्वेंसी, इन्वायरमेंट की वजह से इनके एलील फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, चेंज आए। तो यही जो एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आने वाले जो सर्वाइवर्स हैं, वो एक नई पॉपुलेशन को क्या करेंगे, क्रिएट करें। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी हुई, तो बॉटल नेक इफेक्ट में क्या हो गया कि ये जो नेक में जो है आपके कुछ इंडिविजुअल फंस गए, मतलब वो क्या हो गए, डाई कर गए। और जो बचे, वो बचे हुए पॉपुलेशन जो थी, बचे हुए जो इंडिविजुअल्स थे, a new population with new combination originates and differs from the parental population, जो कि पेरेंटल पॉपुलेशन से बिल्कुल क्या थे बेटा, ये डिफरेंस है। दिस इज द फाउंडर इफेक्ट एंड दिस इज द बॉटल नेक इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब हम जो बात करेंगे बेटा, दैट इज द स्पेसिएशन। ठीक है, इसकी बात करेंगे, स्पेसिएशन की बात करेंगे। ये स्पेसिएशन होता है, जो लास्ट इवेंट होता है, क्या होता है, ये लास्ट इवेंट होता है इवोल्यूशन का, जो आखिरी स्टेप होता है, वो आखिरी में क्या होता है, स्पीसीज का फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, स्पेसिएशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि टेक्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करोगे आप? फॉर्मेशन ऑफ, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे नहीं करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड द स्पेसिएशन। ठीक है, कुछ स्पेसिएशन ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, कुछ अचानक से एब्रप्ट हो जाता है। ठीक है, एक काम की बात है, एक नॉर्मल परिवार है, एक नॉर्मल परिवार है, और उसी परिवार में एक बच्चा एल्बिनिज्म वाला पैदा हो, है ना, एक बच्चा एल्बिनिज्म वाला पैदा हो, तो आप बोलोगे कि यार ये अचानक से कैसे हो। तो जो चीजें अचानक से हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्रप्ट कहते हैं या सडन कहते हैं, और इट इज ओनली ड्यू टू द म्यूटेशन, इट इज ओनली ड्यू टू द म्यूटेशन।
But when I'm saying that there is a gradual changes या gradual speciation, तो ये जो gradual speciation होता है इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये 100 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, 1000 साल लग सकते हैं, कई सारे साल लग सकते हैं कुछ नई स्पीशीज के बनने में। जैसे हमने आपको बताया कि एक डीडीटी रेजिस्टेंस वाला जो आपका मॉस्किटो है, तो वो मॉस्किटो जो आज का है जो डीडीटी रेजिस्टेंस है, इसके जो पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स रहे होंगे, क्या वो भी डीडीटी रेजिस्टेंस रहे होंगे? नहीं रहे होंगे, क्योंकि एक ग्रांड पेरेंट है और एक आज की प्रोजेनी, दोनों में एक मॉस्किटो क्या है आपका डीडीटी रेजिस्टेंस से बड़ी सा ग्रांड पेरेंट नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि इसके अंदर वो चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ से जहाँ तक के पहुंचने का जो सफर था ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, ना कि एब्रप्ट या सडन प्रोसेस। ठीक है, स्पेसिएशन में जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज दैट इज कॉल्ड द स्पेसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पीशीज फॉर्मेशन होती है इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। बात को समझिएगा आप, कैटेगरी क्या है? एक तो आपकी होती है ग्रेजुअल, एक आपका है ग्रेजुअल, और दूसरा है आपका एब्रप्ट। एब्रप्ट या किसी को हम बोलते हैं बेटा सडन। एक एब्रप्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका सडन हो गया। ठीक है, एब्रप्ट और सडन। जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं ग्रेजुअल फिनोमिना के थ्रू जो हमारी स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्लो चेंजेस की वजह से होता है, आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर होता है। ठीक है, दिस इज अ स्लो प्रोसेस। This is the slow process and this is the sudden और fast process। अचानक से प्रोसेस होती है। एक चीज बताइए कि इवोल्यूशन में फिनिश करते हुए एनाटॉमी में पढ़ा दो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा दो, सारे बच्चे अग्री करेंगे तभी हो पाएगा ये। बोलिए अर्जुन, शेफाली, हरी, अजय, स्नेहा, नेहा, बता बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा दो, क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक है तो आपको 2-3 बार रिवाइज करने का ही मौका मिल जाएगा। हाँ सर, पढ़ा दीजिए। नहीं, सभी अग्री करेंगे तो मैसेज बॉक्स में सब बोल दो जो जो पढ़ना चाह रहा है, नहीं तो मुझे क्या, इसके बाद मैं बायोटेक पढ़ा दूंगा। देखते हैं ग्रेजुअल क्या स्लो प्रोसेस है, एब्रप्ट क्या सडन प्रोसेस। इसमें स्पेसिएशन जो होता है ग्रेजुअल प्रोसेस में, वो आपका एक होता है बेटा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एक होता है आपका सिंपैथिक स्पेसिएशन और एक होता है आपका फाइलेटिक स्पेसिएशन। तो फाइलेटिक स्पेसिएशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि इन दोनों से ज्यादा सवाल आपको बनते हैं। एक आपका होता है एलोपैथिक स्पेसिएशन और दूसरा होता है आपका सिंपैथिक स्पेसिएशन। एलोपैथिक स्पेसिएशन एंड सिंपैथिक स्पेसिएशन। और एब्रप्ट और सडन या फास्ट जो होता है स्पेसिएशन वो रैपिडली होता है। ठीक है, फास्ट होता है, रैपिडली होता है। और यहाँ पर बेटे, यहाँ पर जो होगा वो आप देखेंगे पॉलीफ्लोइडी वाले काम में। आपने प्लांट के अंदर पॉलीफ्लोइडी देखा है ना, मैं बताऊंगा पॉलीफ्लोइडी वाली बात। इसके साथ समझ लीजिए कि ये जो आपका स्पेसिएशन में जो स्पीशीज शब्द आता है
या बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, कोई बता सकता है हमें? वो दिया था आपके मेयर ने। और किसने दिया था? मेयर ने, इन द ईयर ऑफ 1942 में। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट किसने दिया था? याद रखिएगा इसको, नॉलेज इन आंसर है आपका। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट was given by Mayer in the year of 1942. In the year of 1942. ठीक है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में, ये जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है बेटा, इट इज ड्यू टू दी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया या जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नई स्पीशीज बनती है वो अलग अलग जो है जियोग्राफिकल एरिया में होती है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये प्लेन एरिया है, ये क्या है, माउंटेनियस एरिया है, बीच में क्या है, नदी है, यहाँ पर बैरियर है, ये क्या, नदी। ये स्पीशीज जो पैदल चलने वाली स्पीशीज है वो इधर से इधर नहीं आएगी और ये स्पीशीज इधर से इधर नहीं आएगी। ठीक है। तो ये जो अलग अलग स्पीशीज आपको दिखाई पड़ेगी, जिसके दिखाई पड़ रही है आपको इस बैरियर की वजह से, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं। एलोपैथिक स्पेसिएशन में इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि there is a geographical barrier, there is a geographical barrier, there is a geographical barrier, that is a new species arising from a new species arising from a new species arising from a geographically isolated population, geographically isolated population, geographically isolated population. Can you define the example? What is the example of geographically isolated population? For example क्या है species का? पढ़ाया है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, तुरंत आंसर मिलेगा। नहीं याद आया? याद आया? डार्विन फिंचेस का नाम याद आया? जो मेल वीक वाले जो बर्ड थे वो कौन से थे? ग्रेन ईटिंग थे, कैसे थे? ग्रेन ईटिंग ब्लैक बर्ड थी वो कौन सी थी? ग्रेन ईटिंग ब्लैक बर्ड। ये कौन सी थी? पेरेंट वाली थी। इसी से अलग अलग जिनको हमने कहा था डार्विन फिंचेस, सबके बीच का शेप क्या हो गया था? अलग हो गया था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है। दैट इज एग्जांपल ऑफ डार्विन फिंचेस, दैट इज द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। दूसरा था सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के एग्जांपल बहुत बढ़िया है। देखिए एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, लेकिन इनका मेटिंग टाइम जो है वो अलग अलग। एक का ब्रीडिंग सीजन इसी समय में आता है, दूसरे इंडिविजुअल का ब्रीडिंग सीजन दूसरे समय में आता है। तो ब्रीडिंग सीजन का समय अलग होने की वजह से दोनों के बीच में क्या होगा, एक आइसोलेशन होगा कि नहीं? जब आइसोलेशन होगा तो दोनों एक ही जगह पर रहते हुए भी आपको अलग अलग स्थिति दिखाई देगा। ठीक है। इनका
इथोलॉजिकल बिहेवियर अलग होगा, ठीक है, इनका इकोलॉजिकल बिहेवियर अलग होगा, इनका नीच अलग होगा। नीच का मतलब उनका वास स्थान और उनका पोजीशन, कि वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। हैबिटेट और नीच में फर्क। हैबिटेट में आपका क्या आता है, आपके रहने की जगह आती है, ठीक है, पर्टिकुलर ये एरिया आता है। उसके बाद नीच में क्या आता है, आपका हैबिटेट प्लस आपका प्रोफेशन, मतलब आप अपना जो दिनचर्या है आपकी, आपका जो डेली रूटीन लाइफ है वो किस तरीके से है, किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपका डिफरेंट। किसी पर्टिकुलर 2 या 3 या 4 इंडिविजुअल का हैबिटेट एक हो सकता है, लेकिन उनका नीच एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए, एक ही जंगल में शेर भी रह रहा है, एक ही जंगल में हिरन भी रह रही है, लेकिन हिरन का नीच अलग है, क्योंकि वो क्या खाएगी भाई, वो हर्बीवोर है। और शेर क्या खाएगा, वो हिरन को खाएगा, तो उसका नीच अलग है। तो नीच को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोफेशन, और हैबिटेट को उनके आसपास रहने की जगह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक एसोसिएशन में इसका एग्जांपल है पिग फ्रॉग एंड गोफर फ्रॉग। पिग फ्रॉग एंड गोफर फ्रॉग ये सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते, ठीक है, आर इन सेम जियोग्राफिकल एरिया बट डिफरेंट, बट इनका क्या होगा बेटा, डिफरेंट इकोलॉजिकल कॉमा इकोलॉजिकल बिहेवियर। इथोलॉजी का मतलब होता है, इथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, दैट इज द इथोलॉजी। हर ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली हर एनिमल का अपनी अपना एक बिहेवियर होता है, स्पेशली उनका कोर्टशिप बिहेवियर यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर, वो अपने पार्टनर को किस तरीके का अट्रैक्ट करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग में भी लागू होता है। एक्चुअल में आप चीजों को थोड़ा सा समझिए, इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। हर कोई लड़का हर लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, हर लड़की हर लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। इसके पीछे क्या होता है, अट्रैक्शन वाला फिनोमेना तो चलता है। लेकिन पता कभी कभी ये चलता है कि कोई बंदा या कोई बंदी बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, ठीक है, लेकिन जब आप उससे बात करते हो तो पता ये चलता है कि यार सामने वाला बड़ा निगेटिव पर्सनैलिटी का है, सामने वाला बड़ा ही जो है चीजों को, हर चीज के अंदर कमी निकालने की कोशिश करता है, इसका बिहेवियर बहुत ही रूड है, ठीक है। या आपने किसी को अपना पार्टनर बनाने की सोची और वो अनरोमांटिक निकल गया, तब भी आपका जो मिजाज है, अगर आप रोमांटिक मिजाज के हैं तो आप क्या करोगे, उससे आप थोड़ा सा किस्से से अलग हो जाओ, अगर आपकी शादी नहीं है, लग यार तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ये सारे जो बिहेवियर आते हैं वो इथोलॉजिकल बिहेवियर है, एनिमल बिहेवियर में आता है कि सामने वाले का बिहेवियर आपको किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप उस बंदे से कभी ताल्लुक नहीं रखोगे जो बंदा हमेशा गाली देता है, हर बात पे गाली देता है, या आप उस बंदे से कभी संपर्क नहीं रखेंगे जो बंदा हमेशा चुप रहता है, भले ही बहुत जीनियस क्यों ना हो। यार इसके पास जाओ तो चुपचाप बैठा रहता, कोई बात ही नहीं करता, काम की बात भी नहीं करता। तो एनिमल बिहेवियर बहुत सारी चीजें रिवील करती है आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से फिरते हैं। अब देखिए, जिस बंदे को आप कभी जानते नहीं है, सुने नहीं है, लेकिन कभी कभी आप देखते नहीं है वो बंदा चला आ रहा है अच्छे से ड्रेसिंग सेंस में, और वो चला आ रहा है, भले उसका रंग गोरा है काला है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप उसको देखते साथ कहते हैं क्या पर्सनैलिटी, आपका रिश्तेदार तो है नहीं वो, बट क्या है कि उसके अपियरिंग बिहेवियर यानी कि उसके इकोलॉजिकल बिहेवियर को आपने देखा और आप उससे अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। इसीलिए आप कभी चूहे को देखिए, आप कभी चूहे को देखिए, आप कभी दूसरे एनिमल्स को देखिए, जब इनका कोर्टशिप का टाइम आता है तो ये अपने आप को ग्रूम करते हैं। क्यों ग्रूम करते हैं? हाँ, चूहा जो है क्या करेगा, अपनी मूंछ को ऐसे से सीधा करता है,
अपने सर को अपने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, क्यों करेगा? ताकि उसके अंदर जो धूल वगैरह है, 10 पार्टिकल्स, वो खत्म हो जाए और उसकी जो चुहिया है ना, वो उससे अट्रैक्ट हो जाए, सिर्फ इसीलिए। तो ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कोशिश बिहेवियर। आखिर में क्या करता है इंसान? बड़ा हो गया, पढ़ लिया, सेटल हो गया, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद ही क्यों शादी करता है? उसने शादी क्यों नहीं की 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र? बिकॉज उसको उसके अंदर ग्रूमिंग नहीं आई, उस वक्त उसके अंदर इकोलॉजिकल बिहेवियर का जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुआ था। ये सारी चीजों को देखिए आप, दैट इज एनिमल बिहेवियर, ठीक है। पता है चला लड़का बहुत स्मार्ट है, किसी लड़की के लिए देखने गए हम, और लड़का गुटखा खा रहा है, उसका मुंह जो है, जब मुंह बोला तब पता चला। अपने घर वालों को कहता थोड़ी देर में आ रहे हैं, पड़ोस में जाकर के गुटखा मार रहा है। घर वालों ने देखने बोला यार इसका बिहेवियर तो ठीक नहीं है, इसकी आदतें ठीक नहीं है, मेरी बेटी उसके साथ जो है नर्स में चली जाएगी, बेकार हो जाएगा बहुत। तो आपने उसकी क्या देखा? बिहेवियर नहीं तो देखा, आपने क्या किया भाई? उसको आइसोलेट कर, क्या किया? आइसोलेट कर। तो इकोलॉजिकल बिहेवियर के बेसिस पर क्या होता है? आइसोलेट किया। हम कहाँ थे? हम सेम जियोग्राफिकल एरिया में थे, हम सेम जियोग्राफिकल एरिया में थे। आप देखिए कि हम ह्यूमन बीइंग में एक अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। एक बड़ी एलिट क्लास की फैमिली है, एक मॉडरेट फैमिली है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है। फिर उसके बाद आपका जो है कौन सा जो है आ जाता है? जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार है, सफेद राशन कार्ड जिनके पास होता है। अब सफेद राशन कार्ड वाले की शादी कभी भी बिना राशन कार्ड वाले से नहीं होगी। हालांकि राशन कार्ड होगा, उसने कभी वहां से गंदा पानी नहीं उठाया कोटेदार के यहाँ, अगर वो चाहे शादी कर ले। एक बहुत बड़ा बैरियर है कुछ, और वो बैरियर क्या करता है? एक सिचुएशन क्रिएट करवाता है। वो एक अलग स्थिति है, एक अलग स्थिति। बताइए, जब सरकारी योजनाएं आती हैं गरीबों के भला करना है, इसमें मेंशन रहता है गरीबों को भला करना, लेकिन फायदा अमीर उठाता है, वो गरीब तक तो पहुंच ही नहीं पाता है मामला, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिहेवियर को समझिए। तो सिम्पैथेटिक एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि जो स्पीसीज है वो आपकी एक ही जियोग्राफिकल एरिया में है, जो पॉपुलेशन है एक ही जियोग्राफिकल एरिया में है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, उनका जो इकोलॉजिकल बिहेवियर है वो डिफरेंट होने की वजह से स्पीसीज क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। फ्रॉग ये भी है, फ्रॉग ये भी है, लेकिन दोनों का अपीयरेंस क्या होगा? अलग होगा। दोनों का बिहेवियर क्या होगा? अलग होगा। दोनों का ब्रीडिंग सीजन क्या होगा? अलग होगा। दोनों का कैरेक्टर क्या होगा? आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एब्रप्ट और सडन, ठीक है, एब्रप्ट और सडन। एब्रप्ट और सडन, इसमें म्यूटेशन हम करवा सकते हैं, इनमें हम हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। म्यूटेशन की बात तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ ली है, उसका कोई इशू नहीं। इसमें आपका आता है म्यूटेशन की वजह से जो स्पेसिएशन होता है वो, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो होता है स्पेसिएशन होता है। आप देखिए, आपने बाजरे का पेड़ देखा है, बाजरे की खेती देखी है, बाजरे की, है ना। आपने मकई भी देखी है, मकई जानते हो? और थोड़ा सा देहात का सफर कर लिया करो, तो रिश्तेदारी है तुम्हारी गाँव में? नहीं है ना। कभी कभी ऐसे टूर पे निकला करो, स्कूटी से आती हो ना, स्कूटी से आती हो, कभी इधर कोई घर की तरफ टहल जाओ, उसमें अलग अलग वैरायटी दिख जाएंगी, कोई तुमको पूछने वाला थोड़ी कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से।
किसी जानकार साथी को अपने साथ बैठा लिया, है ना। अब जैसे हम लोग हैं गांव में, या इधर चले जाओगे सिटी की तरफ, थोड़ा सा शहर साइड से जाओगे, आपको भांग का पेड़ आपको रास्ते में दिखाई पड़ेगा, है ना। आप भांग ले लो, ऐसे पीसो, तो पीसो दूध के साथ, नशे की गोली बन गई तैयार। हम इसको पता ही नहीं तो क्या करें। खैर, हम यहाँ पर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं मकई का जिक्र इसलिए किया कि जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो उस वक्त शुरू में जो मकई का पेड़ होता था बहुत ऊपर तक जाता था, बहुत लंबे लंबे होते, करीब 10 फीट, 11 फीट, 8 फीट, 9 फीट, इस तरीके से। और जब तेज हवा चलती थी तो ये क्या करते थे, लेट जाते थे। और जब लेट गए तो इनके अंदर की जो उपज है वो कम हो जाती थी, खत्म हो जाती। तब कुछ ऐसा किया गया कि इनकी हाइट, कुछ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की गई, बायोटेक इस्तेमाल किया गया, इसकी वजह से क्या हो गया, इनकी हाइट हो गई शॉर्ट। इनकी हाइट इन्होंने कर दिया शॉर्ट, शॉर्ट कर दिया, और इनकी एज भी बढ़ा दी, इनकी एज भी बढ़ा दी। पहले आप देखिए आम के पेड़ बड़े लंबे लंबे आते जो नेचुरल, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ये हुआ कि पेड़ों की हाइट छोटी छोटी हो गई, मैक्स में 10 फीट तक की हाइट गई, मैक्स में 9 फीट तक की हाइट गई। और पता ये चल रहा है कि उसमें आम जब लग रहे हैं, आम का फल जब लग रहा है, वो जमीन तक आम के फल टच कर रहे हैं। नेचुरली पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल वो किसकी वजह से, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की वजह से। अब आप देखिए जो नेचुरल मैंगो का ट्री है वो तो काफी ऊंचा है, वो इतना ऊंचा है कि आप उसके लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं। लेकिन अब जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से हम लोगों ने जो मैंगो की नई वैरायटी बनाई, उससे आप फर्नीचर के लिए लकड़ी नहीं ऑप्शन कर सकते, क्योंकि उसकी आईडी इतनी नहीं है। पता ये चला कि तखत का 2 ही पल्ला निकल करके आया है उससे, है ना। तो ये जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की, वो जो एब्रप्ट वाले की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के कहलाती। जैसे इससे एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का, आपसे एग्जाम में पूछता है रफेनोब्रेसिका, रफेनोब्रेसिका, रफेनोसटाइवस क्या है, मूली है, ठीक है। और ब्रेसिका ऑलरेसी क्या है, एक सरसों की वैरायटी है। साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि इन दोनों को, रफेनोसटाइवस और ब्रेसिका ऑलरेसी, दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम है, ठीक है। रफेनोसटाइवस का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है डिप्लॉइड लेवल पर, 18 होता है। और ब्रेसिका ऑलरेसी का भी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 18 होता है। इन्होंने सोचा कि इन दोनों को मिला करके क्या करें कि इसका जो जड़ है इसको मूली के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे, और इसका जो अपर पार्ट है वो सरसों से पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेक्निक को आप देख सकते हैं। इन्होंने लिया रफेनोसटाइवस, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर पॉलीक्यूल आईडी होती है, रफेनोसटाइवस लिया और यहाँ पर लिया ब्रेसिका ऑलरेसिया या ऑलरेस। रफेनोसटाइवस का 2n होता है 18, ब्रेसिका ऑलरेसी का 2n होता है 18। बात समझिए, इसका जो गैमीट बनेगा वो n कितना होगा, 9 होगा। इसका जो गैमीट बनेगा वो भी n क्या होगा, 9 होगा, n 9 होगा, ठीक है। और इन दोनों की जब हम मिक्सिंग करवा देंगे तो यहाँ पर तो n कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो n 18 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम करवाएंगे क्रोमोसोम डबलिंग, बहुत ध्यान से समझना हमारी, हमने यहाँ पर करवा दिया क्रोमोसोम डबलिंग। क्रोमोसोम डबलिंग हम कैसे करवाते हैं, कोल्चिसिन सीक्वेंस से, याद आया, पोलैरिटी लेवल बढ़ाते हैं कोल्चिसिन से, ठीक है, क्रोमोसोम डबलिंग करवाते हैं। तो अब आप बताइए अगर क्रोमोसोम डबलिंग हम करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा, तो 18 + 18 36 हो गया, 18 + 18 = 36 हो गया। लेकिन इस 18 + 18 36 में n = 9 इसका डबल होगा, n = 9 इसका डबल होगा।
मतलब n प्लस n रेफरेंस हटाई बस का n प्लस n इसका रेसिका और रेसिका। तो टोटल नंबर कितना हो गया बेटा 18 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 36 और ये n की वैल्यू के कितने भी n n n n n n इसका मतलब ये हो गया आपका क्या 4। ये क्या हो गया आपका टेट्राफ्लोराइड हो गया। क्या हो गया ये टेट्राफ्लोराइड हो गया। ठीक है ये आपका हो गया टेट्राफ्लोराइड। और ये जो नया प्लांट बना टेट्राफ्लोराइड ये कैसा हो ये क्या इसका नाम क्या है बेटा रफेनोब्रेसिका। रफेनोब्रेसिका आपको सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द फ्लोराइडी लेवल ऑफ रफेनोब्रेसिका दैट इज द टेट्राफ्लोराइड दैट इज द 4n दैट इज द 4n। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है अब आगे देखिए बना लो जल्दी से इसको। क्या हमने यहाँ पर फ्लोराइडी लेवल बढ़ाया है ये क्या हो गया पॉलीफ्लोराइड हो गया कि नहीं। आगे एग्जाम्पल एक और लेते हैं ट्रिटिकम एस्ट्राइगम। क्या लेते हैं बेटा ट्रिटिकम लो ऑफ कर लो। हो गया सर। देखते हैं हम लोग ट्रिटिकम एस्ट्राइगम का एग्जाम्पल। ये क्या है बता भाई अजीत ट्रिटिकम एस्ट्राइगम क्या है। वीट व्हीट गेहूं। किस फैमिली का है ये मोनोकोटिल्डोन से सर लिलिएसी का शायद पोएसी का है ना ये पोएसी का मेंबर है ग्रैमीनी या पोएसी कहते हैं ना इसको गल्ला पानी वाला है ये ग्रैमीनी या पोएसी का मेंबर है ये फैमिली है। ट्रिटिकम एस्ट्राइगम बना है इसमें हमने दो स्पीशीज ली। एक हमने लिया ट्रिटिकम क्या लिया बेटा हमने लिया ट्रिटिकम मोनोकोकम। क्या लिया ट्रिटिकम मोनोकोकम और दूसरी स्पीशीज हमने लिया एजिलॉफ स्पेल्टवाइड। ठीक है लिया एजिलॉफ स्पेल्टवाइड। देखिए हम क्या करने वाले हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम और एजिलॉफ स्पेल्टवाइड लिया। ट्रिटिकम मोनोकोकम का डिप्लॉयड लेवल था 2n = 14 इसका था 2n = 14 इसकी जो गैमेट निकला वो कितना था 7 = 7 तो जो गैमेट आया वो भी कितना था 2 = 7 दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या हो गया बेटा 2n = 14। अब हमने इसको क्या कर दिया बेटा क्रोमोसोम नंबर को डबल कर दिया। हमने क्या किया क्रोमोसोम की डबलिंग की। क्रोमोसोम डबलिंग तो ये हो गया आपका कितना 4n = 28 4n = क्या बन गया बेटा 28। और ये जो नई स्पीशीज बनी उसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। जो स्पीशीज बनी उसको हमने कहा ट्रिटिकम ड्यूरम। ये स्पीशीज बनी आपकी ट्रिटिकम ड्यूरम। ये एक स्टेप हो गया। अपने ये काम देख लिया। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है हमने लिया ट्रिटिकम ड्यूरम को लिया ट्रिटिकम ड्यूरम को लिया और इसका क्रॉस हमने करवा दिया
एजिलॉक्सिस स्क्वामोसस या एजिलॉक्स स्क्वामोसस से करवाया, इससे करवाया एजिलॉक्स स्क्वामोसस से करवाया। क्रिटिकम ड्यूरम का जो फ्लूइडी लेवल है वो 4 n = कितना है बेटा 28 है, और एजिलॉक्स स्क्वामोसस का कितना है बेटा 2 n = 14, 2 n = 14। जब गैमीट की बात करेंगे तो यहाँ पर n = कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर n नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, इसका गैमीट आएगा 2n आएगा, क्या आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा, और इसका जो गैमीट आएगा n = 7 आएगा। दोनों के बीच में जब क्रॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n + n = 3n, और 14 और 7 कितना हो गया आपका 21, 14 और 7 कितना हो गया 3n = 21। अब हमने क्या किया, इसकी क्रोमोसोम की डबलिंग करवा दी, हमने इसकी क्रोमोसोम की क्या करवा दी बेटा डबलिंग करवा दी। जब क्रोमोसोम की डबलिंग करवा दी तो ये कितना हो जाएगा 3n = अब हो जाएगा 6n, और 21 का डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, ठीक है। और ये जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हेक्साफ्लूइड। अब ये हेक्साफ्लूइड आपको जो 6n दिख रहा है एक्चुअल में दिस इज दैट क्रिटिकम एस्टाइलम, क्या है ये है आपका क्रिटिकम एस्टाइलम। नई स्पीशीज बनी, तो इसको बनाने के 2 स्टेप है। पहले स्टेप में हमने ट्रिटिकम ड्यूरम को बनाया, दूसरे स्टेप में ट्रिटिकम ड्यूरम को एजिलॉक्स स्क्वामोसा के साथ क्या करवा दिया ट्रीट करवा दिया। ट्रीट करवाने के बाद जो 3n = 21 आया उसको हमने क्रोमोसोम डबलिंग करवाई पॉलीपेप्टाइड से, देन 6n = 42 हो गया। अब ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, ये जो नई स्पीशीज बनी है दैट इज ट्रिटिकम एस्टाइलम, दैट इज द ट्रिटिकम एस्टाइलम, ठीक है। आपके लिए होमवर्क एक ये है कि आप लोग जियोग्राफिकल टाइम स्केल जितना एनसीईआरटी ने दिया और जो ट्रिक्स हमने बताई है आप कल आप लर्न करके आए, कल हम आपको सर रिपीट करना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैंने जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल समझाया था उसके सारे ट्रिक्स वो सारे लर्न करने हैं, और एनसीईआरटी में जितनी चीजें दी हुई है कि किस एरा में किस पॉच में किस पीरियड में कौन से एनिमल्स इवॉल्व हुए, इनका डोमिनेंसी थी, इनका अपीयरेंस हुआ, इसका जो है एक्सटिंक्शन हुआ, वो सारी चीजें आप लोग क्या करें कल याद करते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है तो अभी हमने पढ़ा था आइसोलेशन वाला, आइसोलेशन से भी एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन है ना, कि आइसोलेशन भी किसी चीज को भीड़ से अलग करता है ना। yes. 2 तरीके का आइसोलेशन होता है आपका, एक तो आपने देखा जियोग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कौन सा आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब क्या कितनी एजेंसी agencies which prevent interbreeding
कोई भी एजेंसी जो इंटरब्रीडिंग को रोक, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल तो हमने पढ़ाया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, लैंडमार्क हो गया, वाटर मार्क हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जैसे हमारे दादा के जो दूसरे कजिन ब्रदर हैं, मतलब थे तो है ना, जब पार्टीशन हो रहा था तो वो पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान। पाकिस्तान चले जाने के बाद करीब 15-20 साल पहले तक उन लोगों से कांटेक्ट रहा, उसके बाद कांटेक्ट हो गया, खत्म शुरू कर। तो अभी हम वहां नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। हालांकि जाना चाहे तो कोई भी आ सकता है, वीजा पासपोर्ट तो लगता ही है, बट चाह कर भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब है? खाया पिया कुछ नहीं मिला, थोड़ा बाहर। यहाँ मैटर क्या कर रहा है? डिस्टेंस, है ना। मैटर क्या कर रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैटर करने की वजह से दो नई अलग अलग स्पीशीज आपको दिखाई पड़े। एक इंडियन कॉन्टिनेंट में दिखाई पड़ा, एक पाकिस्तान में। कुछ रिलेटिव हमारे अफ्रीका में भी रहे हैं, अब तो वहाँ तो कभी जाएंगे ही नहीं, जिंगल अलाउ करने। हाँ तो डिजर्ट है, माउंटेन है, वाटर मार्क्स है, फॉरेस्ट है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये सब जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, उसकी वजह से सिचुएशन होता है। बट हमारा मेन फोकस अभी यहाँ पर है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एनी एजेंसीज दैट प्रिवेंट द इंटरब्रीडिंग। जैसे सभी ह्यूमन बींग्स हैं, फन फैक्टर थोड़ा सा समझिएगा कि भाई एक मुस्लिम बंदा है, एक क्रिश्चियन बंदा है, एक हिंदू बंदा है, भाई लव मैरिज है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन क्या अरेंज मैरिज संभव है? नहीं। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हिंदुइज्म में मैंने देखा है कि 7 पुश्त लड़के की, 7 पुश्त 7 जनरेशन लड़की की तरफ से देखा जाता है कि कहीं दोनों जनरेशन आपस में कहीं से मिलती तो नहीं है। अगर मिलती है तो कहते हैं गोत्र सेम हो गया, यहाँ पर शादी नहीं है। इसीलिए शादियों को करवाने की जो प्रथा है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वो लड़के के पक्ष की तरफ से देखते हैं, लड़की के पक्ष की तरफ से देखते हैं, लड़के लड़के के पक्ष की तरफ देखने के बाद माँ बाप के पक्षों को मिलाते हैं। लड़की की माँ कहाँ से है, लड़की का बाप कहाँ से है, ठीक है, लड़की की तरफ, मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन है। फिर पंडित जी बैठ करके फिर पत्री निकालते हैं, जो है पत्री पेडिग्री निकालते हैं, एक्चुअल में वो पेडिग्री निकालते हैं, वो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं कि भाई कोई ऐसी बीमारी तो नहीं रही है खानदान में जो कि जानलेवा हो, कोई ऐसा जो है खानदान में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है चोर उचक्का बदमाश डकैत रहा हो, ठीक है, दोनों का जो जेनेटिक है कहीं से मिल तो नहीं रहा है आपस में। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर कहते हैं हाँ भाई अब मामला ठीक है, अब शादी हो जानी चाहिए, है ना। इतना है। ये सब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था कि साफ चीजें हमारी बात होगी, जल्दी की बात हो। लेकिन एक चीज और देखिए, शादी के लिए हम गए, लड़के की हाइट 6 फीट है, लड़की की हाइट 5 फीट है, बोले लड़की की हाइट कम है इसलिए शादी नहीं करें। ये तो बहुत छोटी चीज होगी। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में 2 कैटेगरी को हम डिवाइड करते हैं बहुत प्यार से, और वो होता है आपका प्री जाइगोटिक या प्री मेटिंग। मेटिंग से पहले का आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, जेनेटिक मॉर्टेलिटी, ये सारी चीजें आपके प्री मेटिंग आइसोलेशन में आती हैं। मान लीजिए प्री मेटिंग आइसोलेशन नहीं मैटर कर रहा, ये सारी चीजें थी, तो हम पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में आते हैं। पता ये चलता है जाइगोट बना लेकिन उसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, ज्यादा है, खत्म हो जाता है। पता ये चलता है कि हाइब्रिड इनवाइबिलिटी जो थी, हमने हाइब्रिड बना तो लिया लेकिन वो हाइब्रिड बन गया, तो हाइब्रिड बनने के बाद उसका जो पर्टिकुलर
उसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो देखते हैं वो उसके अंदर नहीं होती है। जैसे आपने देखा कि म्यू को देखा आपने, हिन्नी को देखा आपने, इसको आपने बनाया लेकिन इसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं थी। आपने देखा हाइब्रिड स्टेबिलिटी, वही बात हो गई, ठीक है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन देखा। तो ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं ये आपकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आती है, ठीक। तो बाकी की बातें आपको कल करेंगे, कल ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा। ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद की बात हम करेंगे बात, ठीक है।